हेलो कक्षा 10 के छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चों, क्या आपको लगता है फिजिक्स सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है? क्या आपको फिजिक्स डराता है? तो चलिए ठीक है, आज के बाद फिजिक्स आपको डराएगा नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी सोच को बदल डालूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। मैं आपकी इस अपने प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए एक मोटिवेशनल शायरी थे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज इस टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है और स्टार्ट करते हैं अपने इस दमदार सेशन को। ये पहला हेडिंग आपको दिख रहा है। प्रकाश का परावर्तन। ये इसमें जितने भी टॉपिक आपको दिखेंगे, जितना भी हेडिंग आपको दिखेगा, ये मान लीजिए कि अपने आप में वो ब्रह्मास्त्र है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे स्किप नहीं किया जा सकता है। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं, समझिए आप फिजिक्स में बहुत कुछ जानते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग ये है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई एक चिकनी सतह है, तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो अपने मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अगला हेडिंग यहाँ दिया है, प्रकाश का अपवर्तन दिया है। यहाँ लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं तीसरा हेडिंग जो लिखा है, अपवर्तनांक। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसकी जो मात्रक होती है वो एक डायोप्टर होती है। ठीक है, अगला ये है, विद्युत विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकदम छोटा छोटा लिखा है ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I के अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए इसमें निकट दृष्टि दोष क्या है। इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे और बड़ा लिख सकते हो क्या? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसी रोग को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कारण है कि यह दोष हो जाता है? देखिए इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें ये है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। परिणाम क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। कैसे निवारण करेंगे? इस दुख से कैसे निजात पाएंगे? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है निकट। तो निकट में लास्ट में क्या आ रहा है? ए। ठीक है, इसका मतलब ऐसे क्या होता है? अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस से बने चश्मे के प्रयोग की सलाह देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ,
इसे ठीक करने के लिए उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। लिख सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। नेत्र का जो गोलक होता है वो छोटा हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है, आगे चलिए। ये कह रहा है निवारण की बात कर रहा है। किसकी? निवारण की बात कर रहा है। कैसे निवारण करोगे? तो इसे ठीक करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने चश्मे के उपयोग करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। चलिए, दमदार फिर हेडिंग आ गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी यानी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आगे चलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है? देखिए क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, पहले इतना बोलना है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और बीच वाली अंगुली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रकट करती है, यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। प्यारे बच्चों, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? देखिए, अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की वस्तुओं को कहाँ पर? रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला हेडिंग आपको दिख रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? यानी वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो देखिए, जब सूर्य की किरणें यानी जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपने सातों रंगों में, यानी यहाँ लिखा है विवग्योर, अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रकार रंगों के टूटने की घटना यानी बिखरने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये देखिए, वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए, रंगों का क्रम क्या है? बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, उसके बाद लाल है। बस में तो 1 2 3 4 5 6 7 रंग। चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों से, जैसे सूक्ष्म कण क्या है? धूल, धुआं, जल की बूंदों से टकराती है तो वे सभी दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश के इस प्रकार चारों ओर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। शायद बात आपको समझ में आई। नियम देखिए, यहाँ नियम में अगर आप देख रहे हैं, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ये बात, जिसका तरंगदैर्घ्य जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन, उसका फैलाव सबसे ज़्यादा होगा। अब यही कारण है कि आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, और जब इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे
अधिक होता है। अगला हेडिंग, अग्रिम सूर्योदय क्या है? अग्रिम सूर्योदय एक ऐसी घटना है जो सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि सूर्य जो होता है वो निकला ही नहीं होता है। सूर्य जो है ये निकला ही नहीं होता है, लेकिन सुबह में हमें 2 मिनट पहले वो दिखाई देता है। इसे ही अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। बस में आया? फिर से, अग्रिम सूर्योदय क्या है? तो सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना ही अग्रिम सूर्योदय कहलाता है। अगला हेडिंग क्या है? विलंबित सूर्योदय क्या होता है? यानी सूर्यास्त के बाद भी सूर्य 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। यानी जब भगवान सूर्यदेव जब पूरी तरीके से अस्त हो जाते हैं तो अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देते हैं। इसी को हम विलंबित सूर्योदय कहते हैं। आगे चलिए, अगला हेडिंग आप देख रहे हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, अगला हेडिंग ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ क्या है? ठीक है ना, ये हेडिंग है। तो देखिए, वह विद्युत नेटवर्क जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा मुख्य पावर स्टेशन से लेकर हमारे घर के विभिन्न उपकरण जैसे बल्ब हुआ, पंखा हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है, उन्हें संचालित किया जाता है, उसे ही घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, आइए देखते हैं। पहला आपको जानना पड़ेगा कि लाइव वायर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यह तो लाल रंग का होता है। दूसरा, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तीसरा, इसका जो विभव होता है 220 वोल्ट का होता है। अगला उदासीन तार क्या है? यह काले रंग का होता है। ठीक है, यह लाइव वायर और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। अगला भूसंपर्क तार, अर्थ वायर क्या होता है? यह हरे रंग का होता है। इसे घर के पास जमीन में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला फ्यूज वायर तार क्या होता है? यानी जो किसी मिश्र धातु के ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम और प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं यह अधिक होता है। यह परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहने पर स्वयं पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है और घर में जैसे पंखा है उसको टीवी को क्या करता है? टीवी को जलने से बचा लेता है। बस भैया। अगला, फ्यूज वायर तार की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। क्या? मिश्र धातु यह अक्सर शीशा और टिन के मिश्र धातु से बना होता है। इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी जब करंट सीमा से ज़्यादा होता है तो यह अधिक गर्म के कारण, अधिक हीट के कारण यह पिघल जाता है और घर में जितने भी उपकरण हैं उनको कहीं न कहीं जलने से बचा लेता है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब अगला हेडिंग सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वह मोटर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। जो कुंडली
को लगातार घुमाता रहता है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि मुख्य भाग क्या है? आर्मेचर। मुख्य भाग में आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। यह तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली ABCD होता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा हेडिंग है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यह शक्तिशाली चुंबक N और S ध्रुव पर होता है जिसके बीच कुंडली घूमती है। विभक्त वाला क्या होता है? यह आधे गोल छल्ले होते हैं जो हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को बदल देते हैं। अगला ब्रश क्या होता है? इसे ब्रश का काम क्या होता है? ये कार्बन के बने होते हैं जो घूमते हुए वलयों को छूते रहते हैं, जो बिजली की सप्लाई कुंडली तक पहुंचाते रहते हैं। ये इनका काम होता है। आइए इसके कार्य के बारे में देते हैं। जब बैटरी से कुंडली में करंट भेजा जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं पर बल लगता है। यह बल एक तरफ ऊपर, दूसरी तरफ नीचे की ओर, जिससे कुंडली घूमने लगती है। विभक्त वाला क्या होता है? करंट की दिशा को इस तरह बदलते रहते हैं कि कुंडली हमेशा एक ही दिशा में गोल गोल घूमती रहती है। इसका उपयोग क्या है? देखिए, इसका उपयोग बिजली के पंखों में, वॉशिंग मशीन में इसका उपयोग हम करते हैं। अब अगला हेडिंग है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है? फोकस दूरी क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव P, मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग है प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। बात सुना है? यानी कहने का मतलब यह है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब ये भाई साहब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किरणें वास्तव में मिलती हैं जिसे पर्दे पर उतारा या प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा, ये हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं जिसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ये हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। बात सुने हैं? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? चलिए, इसका जो इसमें देख रहे हैं पूरी तरीके से मैंने लिख दिया है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए, हम आपको इसका एक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब केवल आप इसे देखिए, मैं सरसरी निगाह से पढ़ता चला जा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, अब आप ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, नोट्स बाय सूरज सर लिखा हुआ है 2026। ये लिखा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। आपको सेम ऐसे लिखना है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। आगे चलते हैं। विद्युत विभवांतर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं या मायोपिया कहते हैं। देखिए, कारण क्या होता है? वक्रता बढ़ जाती है, गोलक लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पहले बन जाता है। रेटिना के पहले बन जाता है। निवारण, देखिए, इस रोग को निवारण करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं ये अवतल लेंस से बने हुए चश्मा के उपयोग का सलाह देते हैं। चलिए, यही मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसे ठीक करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है दूर दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, कारण क्या होता है? इसमें नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, गोलक छोटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसके निवारण के लिए डॉक्टर जो होते हैं ये उत्तल लेंस से बने हुए चश्मा या चश्मे के उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं। चलिए, यही मैं पढ़ दे रहा हूँ। निवारण या उपाय, इसे ठीक करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जबरदस्त टॉपिक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। अब देखिए, दाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है, इसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर अपसरित या फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। अगला हेडिंग है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, पढ़ दे रहे हैं। जब प्रकाश का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाती है। प्रकाश के इस प्रकार के रंगों के टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको याद रखना है। ये किताबी लैंग्वेज है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कहीं न कहीं उसे आसानी से याद कर पाएंगे। अब सातों रंग क्या है? एक बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सातों रंग हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे धूल, धुआं, जल की बूंदों से जब टकराती हैं तो वे सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार चारों दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान रहे, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। फिर से, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा।
यही कारण है रसगुल्ला आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है रसगुल्ला। देखिए अग्रिम सूर्योदय क्या होता है? अग्रिम सूर्योदय एक ऐसी घटना होती है जिसमें सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देता है। मतलब ये है कि सूर्य अभी निकला ही नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है। इसी घटना को अग्रिम सूर्योदय के नाम से जानते हैं। एक और हेडिंग है विलंबित सूर्योदय क्या होता है? तो जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य के डूबने के बाद 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है, इसी को विलंबित सूर्योदय के नाम से जानते हैं। जैसे ये है कि सूर्य डूब गया है और डूबने के बाद भी हमें अभी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जैसे डूबा अभी 2 मिनट हुआ फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, इसे ही विलंबित सूर्योदय के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये है घरेलू विद्युत परिपथ क्या है। देखिए वह विद्युत नेटवर्क जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को मुख्य पावर स्टेशन से लेकर के यानी घर के बाहर जो खंभे होते हैं वहाँ से लेकर के घर के विभिन्न उपकरणों तक, उपकरण क्या है जैसे बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है आदि तक सुरक्षित रूप से पहुँचाया जा सकता है और उन्हें संचालित किया जा सकता है, उसे ही घरेलू विद्युत परिपथ कहते है। आइए इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। देखिए पहला लाइव वायर दिया है, यह लाल रंग का होता है रसगुल्ला, इसमें धारा प्रवाहित होती है कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। दूसरा उदासीन तार होता है, यह काले रंग का होता है और यह कहीं न कहीं एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट विभवांतर होता है। भूसंपर्क तार क्या होता है? यह हरे रंग का होता है, रंग जरूर याद करेंगे, यह हरे रंग का होता है। इसे घर के पास जमीन की गहराई में दबी हुई धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। अब देखिए फ्यूज वायर तार क्या होता है? यह एक मिश्र धातु के एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। यह परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहने पर स्वयं ही पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे घर के जो उपकरण होते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। आगे क्या? देखिए मिश्र धातु अक्सर सीसा, लेड और टिन के मिश्र धातु से मिलकर के बना होता है। देखिए इसके सिद्धांत की अगर बात करते हैं, यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी जब करंट सीमा से ज़्यादा होता है तो यह गर्मी बढ़ जाती है, जिससे यह तार पिघल जाता है। आइए ज़बरदस्त टॉपिक की बात करते हैं, विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सिद्धांत क्या होता है? यह मोटर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे या उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो कुंडली को लगातार घुमाने लगता है या घुमाता रहता है। अगला मुख्य भाग यानी मेन पार्ट इसका क्या होता है? भाई मेन पार्ट तो आर्मेचर है। यह तांबे का तार का एक आयताकार कुंडली ABCD होता है। देखिए चुंबक, अगर हम क्षेत्र चुंबक की बात करते हैं तो यह एक शक्तिशाली चुंबक जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, N और S ध्रुव होता है, जिसके बीच में कुंडली घूमती है। इसमें एक विभक्त वलय भी होता है। ये क्या करता है भाई साहब? ये क्या करते हैं? तो ये आधे गोल छल्ले होते हैं जो हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को बदल देते हैं। विभक्त वलय क्या करता है? हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को बदल देता है। आइए ब्रश करवा दें इनको। ये कार्बन के बने होते हैं। ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, जो घूमते हुए वलयों को छूते रहते हैं और बिजली की सप्लाई कुंडली तक पहुंचाते हैं।
इसकी कार्यविधि: जब बैटरी से कुंडली में करंट भेजा जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं पर बल लगता है। यह बल एक तरफ ऊपर और दूसरी तरफ नीचे की ओर होता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है। विभक्त वाला क्या होता है? करंट की दिशा को इस तरह बदलते रहते हैं कि कुंडली हमेशा एक ही दिशा में गोल गोल घूमती रहती है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है विद्युत मोटर का? देखिए, विद्युत मोटर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, जैसे बिजली के पंखों में, वॉशिंग मशीन में, कूलर में आदि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। आइए, जबरदस्त हेडिंग: वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है उसके बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अगला, फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ प्रतिबंध लिखा है लेकिन प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। आगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे रियल इमेज बोलते हैं, जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब में जो किरणें होती हैं वास्तव में मिलती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होती है, इतना याद करना है। आभासी प्रतिबिंब में क्या याद करना है? देखिए, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज जो होता है, जैसे किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा सीधा होता है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप इसे पूरी तरीके से पढ़े हैं तो आप बताइएगा कि विद्युत मोटर का काम क्या होता है। कमेंट बॉक्स को लाल लाल कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।